चलो, गुड आफ्टरनून ऑल। शैल वी स्टार्ट? तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात कर रहे थे हम लोग, राइट? जिसमें से वैल्यूएशन प्रिंसिपल हम लोगों ने लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। फीफो मेथड, लीफो मेथड, एवरेज कॉस्ट मेथड से हमने एक क्वेश्चन कंबाइन वाला सॉल्व किया था जो सारे सिचुएशंस कंप्लीट कर रहा था। उसके बाद हमने एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड का एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया था और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था। हैव यू कंप्लीटेड दैट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7 था क्या? तो इज देयर एनी डाउट इन दैट? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आई? 40,000 रुपीज। आप लोगों को ये सिस्टम समझ में आ चुका है क्या? इसमें हमें पहले प्रॉफिट का रेशियो ढूंढ निकालना होता है और प्रॉफिट उतना कमा रहे हैं ऐसा मान के उस क्लोजिंग स्टॉक की आपको क्या दी जाती है? सेलिंग प्राइस दी जाती है। सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट माइनस करोगे तो कॉस्ट मिल जाएगा। ये मेथड जो है नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में आता है। इसका मतलब हमने इस पर्टिकुलर इन्वेंट्री के लिए कितने रुपए पे किए हैं वो यहाँ पे नहीं देखा जाएगा। इन्वेंट्री जनरली वैल्यू की जाएगी सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट के हिसाब से, और यही क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा हमारा जो कि आता है 40,000 रुपीज। ये हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा देंगे। इज इट राइट? फाइन। ये जो चैप्टर है ये बाय द वे दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। पहली कैटेगरी हम लोगों ने देख ली है जिसमें कॉस्ट कैलकुलेशन करना है और उसके लिए हमें एक 5-6 मेथड में से कोई एक मेथड सिलेक्ट करना है। इज इट राइट? 5-6 मेथड्स कौन से? फीफो, एवरेज कॉस्ट, लीफो, उसके बाद ये स्पेसिफिक प्राइस मेथड, स्पेसिफिक प्राइस नहीं, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। और भी मेथड्स है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हीं को बताना पड़ेगा कि कौन से लॉट में से गुड्स बेचे हैं ओके, और कौन से लॉट में से गुड्स क्लोजिंग स्टॉक में बचे हुए। ये सारे मेथड्स हमने क्यों पढ़े हैं? सो दैट हम कॉस्ट कैलकुलेट कर पाए इन्वेंट्री की। लेकिन वैल्यूएशन प्रिंसिपल क्या है इन्वेंट्री का? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो उन दोनों में से जो लोअर है दैट इज द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट निकालने के लिए अगर आपके पास एक से ज्यादा लॉट है तो ही मेथड सिलेक्ट करना पड़ता है आपको। मान लो मैंने एक ही लॉट खरीदा है और उसी में से गुड्स बाकी है तो मतलब मेथड यूज करने का कोई फायदा नहीं है। फीफो यूज करो या लीफो यूज करो, आंसर विल बी सेम। इज इट राइट और नॉट? बिकॉज लॉट तो वही था और उसी में से गुड्स बाकी है तो वैल्यूएशन तो एकदम आसान हो गया। इज इट राइट? एंड बहुत सारे यूनिट्स अगर आपके पास है तो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड इज अ गुड मेथड। सभी यूनिट जो आपके गोडाउन में अवेलेबल है उसकी सेलिंग प्राइस निकालो और एक एवरेज मार्जिन जो होता है आपका वो माइनस करो, बचा हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट माना जाएगा। इज इट राइट? फाइन। नाउ द सेकंड कैटेगरी विच वी आर डिस्कसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको एग्जाम में टेस्ट किया जाता है। ठीक है ना? लिखेंगे एग्जाम्पल्स ऑन स्टॉक टेकिंग, एग्जाम्पल्स ऑन स्टॉक टेकिंग। व्हाट इज द टर्म स्टॉक टेकिंग? स्टॉक टेकिंग का अर्थ होता है स्टॉक फिजिकली काउंट करना। जैसे कि मान लो ये मेरी इन्वेंट्री है, नंबर 1, 2, 2 यूनिट्स है इस पर्टिकुलर इन्वेंट्री के। दिस इज कॉल्ड एज अ स्टॉक टॉकिंग, स्टॉक टेकिंग। स्टॉक टेकिंग मतलब क्या करना है? गोडाउन में जाना है, जिस प्रकार की आपकी इन्वेंट्री है वो आपको काउंट करनी है सिंपली। आर यू गेटिंग इट? हाँ।
अब मुझे पता चला कि कैलकुलेटर के मेरे पास 2 नग्स है, तो मैं लेटेस्ट प्राइस देखूंगा मेरे रिकॉर्ड्स में कि मैंने कैलकुलेटर कितने में खरीदा है। मान लो एक कैलकुलेटर 100 रुपए में खरीदा है, तो बस 2 यूनिट इंटू 100 रुपए, मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया? 2000 रुपए, सॉरी 200 रुपए। इज इट राइट और नॉट? अरे समझ में आ रहा है? 2 यूनिट्स इंटू 100 रुपए, 200 रुपए मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। फिर मान लो ये रिमोट कंट्रोल का भी स्टॉक है, मैंने रिमोट कंट्रोल्स काउंट किए, 12 रिमोट कंट्रोल्स निकले। ठीक है, मान लो एक रिमोट कंट्रोल मैंने 50 रुपए में खरीदा है, तो 12 रिमोट कंट्रोल्स का कॉस्ट निकाल लेंगे। आर यू गेटिंग इट? अब सर 50 रुपए में खरीदा है, 55 में खरीदा है, 60 में खरीदा है, ऐसा 3 रेट दिख रहा है, तो मेथड सिलेक्ट करो। मान लो फीफो मेथड यूज करते हो, तो मेरे पास जो गुड्स रहेंगे वो कौन से लॉट में से रहेंगे? लास्ट वाले खरीदे हुए लॉट में से रहेंगे, तो लास्ट वाला रेट ले लेंगे। यानी अगर मतलब ये बातचीत किसके ऊपर चल रही है? सर ये सब क्यों कर रहे हो? इससे अच्छा है कि बुक्स में देखो ना स्टॉक कितना है। अगर मैं इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स मेंटेन करता हूं तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर मैं इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करता हूं, मतलब आप लोग जो अकाउंट्स अभी तक सीखे हो उसमें इन्वेंट्री का यूनिट वाइज रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है क्या? कहीं पे देखा आपने डेबिट क्रेडिट एंट्री जो पास करते हो, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, उसमें कहीं पे भी इन्वेंट्री का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया है हमने। हमेशा हमें स्टॉक अलग से बताया जाता है एडजस्टमेंट में। तो ये स्टॉक निकलता कैसे है? एक तो पहली चीज, उसके लिए सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाए हैं। मतलब आप लोगों ने जो लेजर बनाया ना, स्टोर लेजर, रिसीट, इशू, बैलेंस, अगर आपके पास 10,000 आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री है तो 10,000 पेजेस पे 10,000 आइटम्स का रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। मटेरियल आया तो रिसीट कॉलम में लिखना है, मटेरियल गया तो इशू कॉलम में लिखना है, बैलेंस हर वक्त अपडेटेड रखना है। क्या आप 10,000 आइटम्स के लिए ये सब फॉलो कर रहे हो? मतलब आप रिकॉर्ड्स बना रहे हो। रिकॉर्ड्स बना रहे हो तो वो रिकॉर्ड्स आपको बताएंगे कि आपके इन्वेंट्री में कितना स्टॉक है। आर यू गेटिंग इट और नॉट? पेपर पे पता चल जाएगा कि मेरे गोडाउन में इस पर्टिकुलर कैलकुलेटर के 200 पीसेस पड़े हुए हैं जिसका भाव इतना इतना है। आर यू गेटिंग इट? बट दोस्तों अगर आपकी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है और जिसमें आप रिकॉर्ड से नहीं बनाते हो, तो वहां पे स्टॉक कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो वहां पे स्टॉक कैलकुलेशन में बता रहा हूं, वेरी वेरी सिंपल मेथड है। ईयर के एंड में गोडाउन में जाना है और स्टॉक काउंट करना है। डू यू गेट इट? इस काउंटिंग के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्टॉक टेकिंग प्रोसेस। इसको स्टॉक टेकिंग बोलते हैं, स्टॉक ऑडिटिंग भी बोलते हैं। ऑडिटर स्टॉक टेकिंग कर रहा है तो स्टॉक ऑडिटिंग बोलेंगे। हम एज ए बिजनेसमैन हमारे अकाउंट्स में कितना स्टॉक रिकॉर्ड करना है वो देखने के लिए हम लोग जाके डायरेक्टली क्वांटिटी काउंट कर रहे हैं। दोस्तों मान लो आपके पास 10,000 के सॉरी 500 रुपए के 10 नोट थे और आप हिसाब किताब कुछ नहीं रखते, लिख के कुछ नहीं रखते, और एक 10 दिन के बाद आपके पॉकेट में सिर्फ 2 ही नोट्स बच गए। पहले कितने नोट्स थे? 10 नोट्स थे, यानी आपके पास 5,000 रुपए थे। अब आपके पास सिर्फ 2 ही नोट बचे हैं, तो आप क्या बोलोगे? कितने खर्च हुए? 4,000। और स्टॉक में कितना रह गया? 1,000। 2 यूनिट्स जिसका भाव कितना है? 1,000। सेम कंसेप्ट इज एप्लीकेबल हियर। मैं पूरे साल गुड्स खरीदूंगा, गोडाउन में रखूंगा, उसमें से बेचूंगा, जो ईयर एंड को जाके मेरे क्लोजिंग स्टॉक में रहेंगे वही मेरा क्लोजिंग स्टॉक। तो बचे हुए सारे गुड्स गए कहां पे? बेच दिए। सिंपल है कि नहीं? लेकिन सर उसमें से कुछ गुड्स चोरी भी हुए हो सकते हैं। अब डिटेल रिकॉर्ड नहीं बनाओगे तो आपको चोरी का पता ही नहीं चलेगा, सिंपल सी बात है। आप भी 4,000 खर्च हुए बोलते हो ना, मान लो मैंने आपके पॉकेट में से 1,000 रुपए वहां से चोरी किए थे, तो भी आपको क्या लगेगा? आप हिसाब किताब नहीं रखते हो, आपको क्या लगेगा? मैंने तो 4,000 खर्च कर दिया। आप सोचते रहोगे कि मैंने 4,000 कहाँ पे खर्च किया। अरे भाई 2 नोट तो चुरा लिए है किसी ने, लेकिन चोरी का पता नहीं चलेगा आपको। बट वही मान लो अगर आप डिटेल रिकॉर्ड बनाते हो और लिखा होता आपने खर्चा 3,000 का ही हुआ है और आपके पॉकेट में 2,000 रहने चाहिए थे लेकिन 1,000 ही है, तो आपको क्या पता चलेगा? 2 नोट चोरी हो गए। ये रिकॉर्ड बनाने का फायदा होता है। लेकिन बहुत सारे बिजनेस में रिकॉर्ड मेंटेन करता कौन है? क्योंकि रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एक अकाउंटेंट चाहिए जिसको ये सब चीजें पता चलनी चाहिए, उसके लिए कॉस्ट है। तो छोटे मोटे बिजनेसमैन ये रिकॉर्ड नहीं बनाते, वो जाते हैं गोडाउन में, डायरेक्टली स्टॉक काउंट करते हैं और उसको रुपयों में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक बाय यूजिंग स्टॉक टेकिंग मेथड।
समझ में आ रहा है क्या? रिकॉर्ड विकॉर्ड कुछ मत बनाओ, गोडाउन में जो है वो क्लोजिंग स्टॉक, और बचा हुआ सब बेच डाला। तो सर चोरी के गुड्स भी बेच डाले ऐसा मानेंगे? यस। तो आपका प्रॉफिट अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि बचे हुए चीज को आप लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल देते हो, जो सेल्स के माइनस, सेल्स के सामने माइनस हो जाता है और बचा हुआ प्रॉफिट दिखता है आपको। यानी जो गुड्स चोरी हुए वो भी एक्सपेंडिचर में जाएंगे ऑटोमेटिक, एंड आपका प्रॉफिट वो चोरी के गुड्स माइनस करके ही दिखेगा। आर यू गेटिंग इट? तो दोस्तों सिंपल है। अब ये एग्जांपल्स किस प्रकार के हैं जरा समझ लो। हमें स्टॉक का फिगर कब लगता है? हर बैलेंस शीट डेट पे स्टॉक का फिगर लगता है। इज इट राइट? रुपयों में स्टॉक चाहिए, क्वांटिटी का कोई फायदा नहीं है। मैं डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता हूं, तो मैं स्टॉक की फिगर कैसे निकालूं? 31 मार्च को बैलेंस शीट डेट के पहले या फिर बैलेंस शीट डेट पे 31 मार्च को 6 बजे मेरा ऑफिस बंद होता है। 6 बजे के बाद मैं कोई सेल्स नहीं करता हूं। 6 बजे मैं गोडाउन में जाऊंगा और पूरा स्टॉक काउंट करके पेपर पे लिखूंगा। कैलकुलेटर की इतनी क्वांटिटी है, रिमोट कंट्रोल की इतनी क्वांटिटी है, सेल्स की इतनी क्वांटिटी है, बुक्स की इतनी क्वांटिटी है। जो जो गुड्स में मैं डील करता हूं वो सभी गुड्स में एक पेपर पे क्वांटिटी लिखूंगा, और उस क्वांटिटी को लेटेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करके उसका कॉस्ट निकाल लूंगा। सिंपल सी बात है। इज इट इजी मेथड? मतलब रिकॉर्ड बनाए बिना क्लोजिंग स्टॉक निकाला जा सकता है? अरे बोलो ना, बनाया जा सकता है कि नहीं जा सकता? बट मान लो मुझे 31 मार्च के दिन स्टॉक टेकिंग करना था, ये एग्जांपल की कैटेगरी बता रहा हूं मैं। 31 मार्च के दिन मैं क्लोजिंग स्टॉक अगर काउंट करता तो मुझे 31 मार्च का बैलेंस शीट का स्टॉक मिलता कि नहीं मिलता, और मेरे फाइनल अकाउंट्स बनते कि नहीं बनते? अरे बनते ना। बट मान लो 31 मार्च को मुझे एक जरूरी काम आया, जिसके कारण मैं 31 मार्च को स्टॉक काउंटिंग नहीं कर पाया, और वो जरूरी काम के लिए मैं 31 मार्च को चला गया और 5 अप्रैल को फिर से उस बिजनेस में मतलब काम करने में आ गया मैं। कितने मार्च को? 5 अप्रैल को, सॉरी 5 अप्रैल को मैं वापस आ गया काम खत्म करके। अब 5 अप्रैल का स्टॉक काउंटिंग करके चलेगा क्या? 5 अप्रैल का स्टॉक में 31 मार्च की बैलेंस शीट में लिखूं क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि सर 31 मार्च के बाद कुछ नए गुड्स आपने खरीदे हुए हो सकते हैं, या फिर कुछ गुड्स आपने उन 5 दिनों में बेचे भी हो सकते हैं। तो ये तो पक्का है कि 31 मार्च का जो स्टॉक था वो 5 अप्रैल को नहीं रहेगा, या फिर 5 अप्रैल का जो स्टॉक है वो पक्का 31 मार्च का स्टॉक नहीं होगा, क्योंकि बीच में 5 दिनों में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं, कुछ गुड्स नए खरीदे हैं, कुछ पुराने वाले गुड्स बेच दिए हैं, सो एंड सो। तो सर आप कैसे स्टॉक निकालू? 31 मार्च का स्टॉक मैं कैसे निकालू? क्योंकि 31 मार्च के दिन तो मेरा जरूरी काम निकला। आई होप मेरा पॉइंट वेरी वेरी क्लियर है। कैसे करूं? सर 5 अप्रैल का स्टॉक काउंट कर सकते हो? यस, कर लो, और उसका कन्वर्जन आप 31 मार्च के स्टॉक में करो। अब ये कैसे करेंगे? 5 अप्रैल को जो स्टॉक में गुड्स है वो 31 मार्च का स्टॉक प्लस नए परचेसेस होंगे माइनस सेल्स होंगे, बराबर है कि नहीं? तो जो गुड्स बेचे वो माइनस किए होंगे, जो गुड्स खरीदे वो ऐड किए होंगे, और फिर 5 अप्रैल का स्टॉक आया होगा। हमें उल्टा करना है, 5 अप्रैल का स्टॉक लेना है, उसमें प्लस जो बेचे हुए गुड्स है वो ऐड कर देना है, क्योंकि जो गुड्स मैंने इन 5 दिनों में बेचे वो 31 मार्च को नहीं बेचे थे, और जो गुड्स मैंने इस 5 दिनों में खरीदे हैं वो 31 मार्च को मेरे स्टॉक में नहीं थे, तो वो लेस करने पड़ेंगे। यानी मुझे 5 अप्रैल का स्टॉक 31 मार्च के स्टॉक में कन्वर्ट करना है। इसी को बोलते हैं एग्जांपल्स ऑन स्टॉक टेकिंग। इसके लिए आपको अकाउंट्स का ए भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन से ही, और इन्हीं एरियाज पे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डू यू गेट इट माय फ्रेंड्स? बहुत आसान लग रहा है अभी, बट है, बात है इसमें। ओके, ऐड लेस करने में दिक्कतें क्यों आती है मुझे समझ में नहीं आता है बच्चों को। मतलब रिकंसिलिएशन की तरह इसको सॉल्व करना है, कुछ आइटम्स ऐड करना है, कुछ लेस करना है, और कॉमन सेंस से चलता है ये सब। अब कॉमन सेंस हमारे पास अनकॉमन है, यही तो प्रॉब्लम है।
कॉमन सेंस कॉमन नहीं है, सबके पास नहीं है, कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है, यहाँ पे ही मैटर हो जाता है, सब खत्म। आर यू गेटिंग दिस? इट इज नॉट ए इजी टास्क, बट इट इज नॉट ए डिफिकल्ट टास्क ऑल्सो। और इसमें मतलब जनरल नॉलेज ही चाहिए आपको, ऐड लेस करना है। तो मान लो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे 31 तारीख को जाना था, पहले से पता है, तो मैंने 25 मार्च को ही स्टॉक कैलकुलेट करके रखा है, 25 मार्च को मैंने क्वांटिटी कैलकुलेट करके रखी है, और 25 मार्च से मुझे 31 मार्च तक जाना है, तो परचेसेस ऐड करने पड़ेंगे, सेल्स लेस करने पड़ेंगे। अब इसमें ढेर सारे ट्रांजैक्शन ही घुसा देता है, जैसे कि परचेस रिटर्न आएगा, सेल्स रिटर्न आएगा, तो ऐड करूं या लेस करूं, बस इतना ही डिस्कशन करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है एंड बहुत ही दिमाग को क्या बोलता है, एनर्जी देने वाला टॉपिक है ये। और इसका प्रीवियस डिस्कशन के साथ कोई संबंध नहीं है, ये बिल्कुल अपने आप में एक अलग ही सेक्टर है, ठीक है ना। तो ये आपको पढ़ना है बाय द वे, इसकी ज्यादा तैयारी करनी है इस चैप्टर में। अगर पिछले एरिया पे क्वेश्चन आता है तो दैट विल बी वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। जो दो एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए ना एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड के, वो मोस्टली पूछे जाते हैं, नहीं तो लिफो फिफो का क्वेश्चन पूछा जाता है, लिफो नहीं सॉरी, फीफो एंड एवरेज कॉस्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी वहां पे क्वेश्चन कोई ज्यादा है नहीं, बट इस पे आपको लगभग 10-12 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलो लेट्स राइट दिस कंसेप्ट फर्स्ट, जो जो बकबक मैंने की वो लिखवाता हूं पहले, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टॉक टेकिंग मीन्स to count the closing stock. Stock taking means to count the closing stock physically. To count the closing stock physically and to check whether it is matching with accounting records. Whether it is matching with accounting records if maintained. ऑफ कोर्स आप लोग चेक कब कर सकोगे, अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आप बनाते हो तो स्टॉक टेकिंग दो केसेस में किया जाता है। स्टॉक टेकिंग करना है ना, फिजिकली काउंट करना। पहला केस कौन सा है, मैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं बनाता हूं, तो मेरे को कंपलसरी करना पड़ेगा स्टॉक टेकिंग ईयर एंड को। ईयर एंड को नहीं जमता है तो ईयर खत्म हो जाने के बाद अगले किसी दिन पे कर दो, या फिर पहले एडवांस में कर दो, और बाद में आप उसको चेंज करके 31 मार्च का स्टॉक आइडेंटिफाई करो। ओके, रिकॉर्ड्स नहीं बनाते हो तो। जो लोग रिकॉर्ड बनाते हैं उनको भी स्टॉक टेकिंग करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि सच में उतने गुड्स है कि नहीं देखना आपकी जिम्मेदारी है। मान लो रिकॉर्ड पे ढेर सारे गुड्स दिख रहे हैं, लेकिन फिजिकली काउंट करके देखा मैंने 2-3 साल के बाद तो उतने गुड्स हमारे पास है ही नहीं। क्या मतलब समझे? एम्प्लॉइज ही चोरी करके ले गए गुड्स। आर यू गेटिंग इट? तो स्टॉक टेकिंग का ये दूसरा फायदा है। जो ऑडिटर करते हैं वो फ्रॉड वगैरह ढूंढने के लिए करते हैं। आर यू गेटिंग इट? और अगर बिजनेसमैन खुद स्टॉक टेकिंग कर रहा है तो समझना कि वो स्टॉक के रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करता है। आर यू गेटिंग इट? फाइन। ऑफ कोर्स बिजनेसमैन मेडिकल शॉप में स्पेसिफिकली एक वीक में एक बार सब स्टॉक काउंट किया जाता है, क्योंकि मेडिकल शॉप में भी बहुत सारे एम्प्लॉइज काम पे होते हैं। तो मान लो वो दवाइयां वहां से चोरी करके बाहर बेच रहे हैं तो करते होंगे ना, इंसान है यार, कुछ भी कर सकेंगे। मान लो काउंटर पे कोई कस्टमर आता है, उस वो लिस्ट देता है
बोलता है कि ये दवाई चाहिए मुझे, तो ये मेडिकल में जो काम करता है एम्प्लॉय, वो बोलता है उसके कान में जाके, ये लिस्ट मेरे पास रखो, शाम को आ जाओ, आधे रेट में देता हूँ। इसको क्या है, ये फोकट में चोरी करके फोकट में गुड्स लेगा और आधे रेट में बेच के पैसे खुद खाएगा। तो वहां से ये क्या करता है, शाम को दुकान बंद करते समय सब अपने बैग में डालता है मेडिसिन उतने, और वो बैग जाके उसको बेच देता है सस्ते में। ऐसा करते हैं लोग। यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में परचेस डिपार्टमेंट के मैनेजर्स खुद की इंडस्ट्री खोल के बैठे हैं। अगर ओनर का कंट्रोल नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। ज्यादा विश्वास घात में ही कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। एनीवे anyway, इसीलिए ये स्टॉक टेकिंग करना जरूरी है। तो मान लो मालिक हर किसी पर्टिकुलर दिन पे जाके जो रिकॉर्ड्स में दिखता है वो स्टॉक है कि नहीं देखता है, तो बस एम्प्लॉय के दिमाग में फिट हो जाएगा कि मेरा मालिक सब स्टॉक चेक करता है बार बार, तो मैं चोरी कर नहीं सकता हूँ। एंड मान लो उसमें कोई पकड़ा जाता है, मान लो गुड्स कम दिखाई देते हैं, तो कल के रात का सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख के पता चलता है कि ये बैग में भर के लेके जा रहा था। सीसीटीवी इज अ वेरी वियर्ड थिंग। एक्चुअली लगता है कि वहाँ उसमें हम चोरी पकड़ सकते हैं, लेकिन दिन में वो चोरी कब हुई वो दिन भर देखना पड़ेगा ना। इट इज लाइक वॉचिंग 24 आवर्स कि वो चोरी कब हुई। तो हर रोज वो देखते नहीं रहते सीसीटीवी वाले। मान लो सीसीटीवी लगा है, तो क्या कोई इंसान वहां पे परमानेंटली काम पे रखा जाता है क्या कि वॉच रखो करके? नहीं ना। ऐसे मतलब यहाँ पे जहाँ पे सस्पिशन क्रिएट होता है वहां पे हम सीसीटीवी फुटेज ओपन करके देखेंगे चोरी हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन ये पता कब चलेगा? ये रिकॉर्ड के साथ आप फिजिकली स्टॉक मैच करने जाओगे तब भी। ओके फाइन। सो राइट डाउन, देयर आर टू systems by which we can calculate closing stock on the date of balance sheet. Detailed inventory records are maintained. Detailed inventory records are not maintained. Closing stock can be ascertained from books. अगर डिटेल्ड रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड ही है तो मैं क्लोजिंग स्टॉक बुक से ही कैलकुलेट कर सकता हूँ, बुक्स में ही मिल जाएगा मुझे। बस मेरा काम क्या बाकी है, उसको फिजिकली एक बार काउंट करके क्रॉस चेक करना।
ठीक है ना, वो सेकेंडरी काम है, बट क्लोजिंग स्टॉक का फिगर मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में इफ डिटेल रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड हियर, generally stock taking is carried out to check whether physical stock and stock as per books is matching or not. Here physical stock and stock as per books is matching or not, ये चेक करने के लिए स्टॉक टेकिंग किया जाता है। This system is known as perpetual inventory and continuous stock taking। इस सिस्टम को क्या बोला जाता है? परपेचुअल इन्वेंट्री। परपेचुअल का अर्थ क्या है? अनएंडिंग, मतलब बार बार ये चलता रहेगा। परपेचुअल इन्वेंट्री यानी रोज की रोज इन्वेंट्री अपडेट होती है इनकी। मोस्टली फुटवेयर स्टोर जो होते हैं उसमें आप जैसे ही गुड्स खरीदते हो, वो बारकोड बारकोड सिस्टम जहाँ पे यूज होता है ना, वहाँ पे परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग हो रहा है ऐसा समझ लो। कंप्यूटर में रोज इन्वेंट्री रिकॉर्ड करते हैं ये लोग। जैसे ही वो बारकोड सेल करते हैं गुड्स तो स्कैन कर लेते हैं, तो स्कैन करते ही सेल बिल जब होता है ना तो ऑटोमेटिकली स्टॉक पे इंपैक्ट होता है। ऑटोमेटिकली उतने यूनिट्स का स्टॉक कम हो जाता है, एवरेज कॉस्ट लगा के वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जमा हो जाता है। डू यू गेट इट? इस सिस्टम को परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम बोलते हैं, मतलब रोज अपडेट करते हैं ये लोग इन्वेंट्री। एंड कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग मतलब वीक में एक बार, महीने में एक बार, या फिर क्वार्टरली एक बार, डिपेंडिंग अपॉन द साइज, नेचर, रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, ये डिसाइड होगा कि स्टॉक टेकिंग करना कब है। अब ये डिपेंड करता है हर फैक्ट्री पे। डू यू नो, आप घाड़गे पाटिल इंडस्ट्रीज के बाहर जाके खड़े रहो 6 बजे, एम्प्लॉइज वर्कर जब बाहर निकलते हैं तो हर वर्कर का पॉकेट चेक किया जाता है। सिक्योरिटी गार्ड की पूरी फौज आती है गेट पे, एक 10-12 सिक्योरिटी गार्ड गेट पे खड़े होते हैं, एक 200-300 वर्कर्स घाड़गे पटेल इंडस्ट्रीज से बाहर निकलते हैं। ब्रेक हो जाता है, सायरन बज जाता है, कभी सुना होगा आपने, आपने देखा नहीं होगा, ऑडिट के दरमियान आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो हर वर्कर का पॉकेट, पर्सनल पॉकेट चेक किए जाते हैं ऐसे। क्यों? क्योंकि वो छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं जो इजीली कोई भी वर्कर अपने पॉकेट में डाल के लेके जा सकता है। वर्कर क्या करेगा? प्रोडक्शन करने के बाद जो पार्ट्स बनते हैं वो खुद के पॉकेट में रोज एक एक भी लेके गया तो महीने में 30 पार्ट जमा हो जाएंगे। 30 पार्ट सप्लायर को जाके बेचेगा सस्ते में, तो वर्कर का तो फायदा ही फायदा है। मटेरियल खरीदा किसने? इंडस्ट्री ने। इसमें वर्कर का डिसरिस्पेक्ट नहीं है, उनका नेचर ही वैसा है बिजनेस का। ऑन द अदर हैंड कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो वहां पे एक सिस्टम अलग रखा है।
जब वर्कर बाहर निकलते हैं तो उन्होंने एक ऐसा पोल खड़ा किया, उस पोल पे एक बॉक्स है जो नॉर्मल हाइट वाले पर्सन को नहीं दिखता है कि कौन से कलर का बॉल है उसमें। तो उस बॉक्स में अलग अलग कलर के बॉल्स रखते हैं और उसमें से फ्लोरोसेंट कलर का बॉल जिसके हाथ में आता है उसको चेकिंग के लिए केबिन में लेके जाते हैं ये लोग। अब इस इंडस्ट्री ने ऐसा सिस्टम क्यों यूज किया? क्योंकि कप, कपड़ा पूरा का पूरा चोरी करना इतनी आसान बात नहीं है, पूरे पूरे के पूरे तागे होते हैं वहां पे, वो लेके कौन जाएगा? पॉकेट में डाल सकते हैं क्या वो? नहीं ना। तो इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इसलिए वहां पे रैंडम बेसिस पे चेक किया जाता है। बट वेर एज घाड़गे बड़ेल इंडस्ट्री में हर एम्प्लॉय को चेक किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका प्रोडक्ट का नेचर अलग है। वैसे ही फिजिकल इन्वेंट्री चेक कितनी बार करनी है वो उस बिजनेस के साइज एंड नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। आर यू गेटिंग इट? अगर मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन में चोरी होने के इंस्टेंसेस ज्यादा है तो आपको वीक में एक बार नहीं, हर रोज करना है फिर। बट हर रोज करना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि इन्वेंट्री टेकिंग करते समय पूरा कामकाज बंद करना पड़ता है। मैंने आपको डीमार्ट का एग्जांपल दिया था ना, हमें 10 बजे के पहले बुलाया था और 10 बजे के पहले वो खत्म करना था। तो क्यों? क्योंकि 10 बजे के बाद हम शुरू करते हैं मान लो स्टॉक टेकिंग करना, रिकॉर्ड पे दिखता है कि मैगी नूडल्स के 500 पैकेट है, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ और काउंटिंग कर रहा हूँ और कोई एक कस्टमर आके वहां से 2-3 पैकेट उठा के लेके जाता है। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क ना। तो ये यही बताएंगे, मान लो कोई शॉर्टफॉल आएगा तो ये क्या बताएंगे? लगता है सेल हुआ, लगता है कस्टमर लेके गया। तो पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस, सेल सब स्टॉप करना पड़ता है। स्टॉक टेकिंग करना है तो सब पूरी फैक्ट्री बंद, छुट्टी देते हैं वर्कर्स को। समझ में आ रहा है क्या? वर्कर्स को छुट्टी दे देते हैं ये लोग और बोलते हैं कि जाओ आज स्टॉक टेकिंग करना है, नहीं तो आ जाओ स्टॉक टेकिंग में मदद करो। समझ में आ रहा है क्या? उस दिन फैक्ट्री पूरा प्रोडक्शन बंद करती है। प्रोडक्शन बंद करना कितनी बार सही है? तो ये डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, उसके हिसाब से वो फ्रीक्वेंसी डिसाइड होगी कि स्टॉक कितनी बार चेक करना है। वीक में एक बार, महीने में एक बार, क्वार्टरली या ईयर में एक बार, वो डिपेंड करता है हर इंडस्ट्री के ऊपर। ठीक है? सो ये जो स्टॉक चेकिंग का जो प्रोसेस है काउंटिंग करके, इसको स्टॉक टेकिंग बोलते हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं इसको इतना हाईलाइट कर रहा हूं। परपेचुअल इन्वेंट्री का मतलब क्या है? हमेशा अपडेटेड रिकॉर्ड्स रखना, जैसे ही सेल हुआ रिकॉर्ड्स अपडेट करना, जैसे ही परचेस हुआ रिकॉर्ड्स अपडेट करना। एंड कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग का मतलब क्या है? स्टॉक को कंटिन्यूअस बेसिस पे, इसका मतलब ये नहीं कि हर रोज, वो डिपेंड करता है आपके फैक्ट्री के ऊपर। जब आपको बेटर लगे तब आप स्टॉक काउंटिंग करो, यानी रिकॉर्ड के साथ मिलता जुलता है कि नहीं वो देखो। ये सब कब हो सकता है? अगर डिटेल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स बनते हैं तो। बट व्हाट इफ डिटेल्ड इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स आर नॉट मेंटेन? then how to calculate stock? Question mark. How to calculate stock? Calculate physical stock on 31st March and convert that quantity into rupees. Convert that quantity into rupees. If due to some reason it is not possible to take
stock on 31st March then one can take stock at a early date. टेक का अर्थ क्या है? काउंट. वन कैन काउंट स्टॉक एट अ अर्ली डेट और एट अ लेटर डेट. and then it can be adjusted for changes happen during the period. During the period of stock taking to balance sheet date. All examples of stock taking are on this segment only. All examples of stock taking are on this segment only. तो अगर आप रिकॉर्ड नहीं बनाते हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन है स्टॉक लेने का. कौन सा? जाओ गोडाउन में और क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करो, काउंट करो, क्वांटिटी को रुपयों में कन्वर्ट करो. दैट्स इट. और रुपयों में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास जो लेटेस्ट परचेस रेट है उसका आप लोग उपयोग करोगे. बट किसी कारणवश आप अगर 31 मार्च को स्टॉक काउंटिंग नहीं कर पाए तो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 ये है कि आप बाद में स्टॉक काउंटिंग करो, जो भी स्टॉक है उसमें प्लस माइनस करके 31 मार्च का स्टॉक पे आ जाओ. या फिर प्लान करो कि मुझे 31 मार्च को नहीं जमने वाला है तो मैं 25 मार्च को ही स्टॉक कैलकुलेट करके बैठूंगा, उस 25 मार्च के फिगर को 31 मार्च के फिगर के साथ चेंज करके ले लो. अब ये कैसे किया जाता है वही हमें इस एग्जांपल्स में पढ़ना है. तो लेट्स स्टार्ट विद वन एग्जांपल. कम टू क्वेश्चन नंबर 10. गुस्सा नहीं. Shall we start? Please concentrate. Inventory taking for the year 31st March 2020 was completed by 10th April 2020.
तो दोस्तों इन्वेंट्री कौन से तारीख की कैलकुलेट करनी है हमें? 31 मार्च 2020 इस अकाउंटिंग ईयर एंड की इन्वेंट्री हमें फाइंड आउट करनी है। बट हमने ये टास्क कंप्लीट कब किया? 10 अप्रैल 2020 के दिन। द वैल्यूएशन ऑफ विच showed an inventory figure of rupees 16,75,000 at cost as on completion date. So indirectly ये लोग क्या बता रहे हैं? 10 अप्रैल 2020 को स्टॉक कितने रुपए का था? 16,75,000। और ये 16,75,000 क्या है? उन गुड्स की कॉस्ट है। बात पकड़ में आई? बोला ना वहां पे एट कॉस्ट, एट कॉस्ट। दोस्तों हमारे पास जो गुड्स होते हैं वो एक तो हम एट कॉस्ट प्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो हम वो एट कॉस्ट प्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं तो एट मार्केट वैल्यू प्रेजेंट कर सकते हैं। इज इट राइट? ये जो है 16,75,000 ये क्या है? कॉस्ट। इज इट क्लियर टू यू ऑल? अरे बोलो। और ये कौन से तारीख का कॉस्ट है? 10 अप्रैल 2020 का कॉस्ट है। आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर till the date of completion of inventory taking, after the end of the accounting year till the date of completion of inventory taking, मतलब कौन से पीरियड की बात हो रही है? 31 मार्च 2020 के बाद एंड 10 अप्रैल 2020 के पहले। करेक्ट बोल रहा हूं मैं? Sales for the next year were made for rupees 68,750। तो दोस्तों सेल कितने रुपए का हुआ? 68,750। अब सेल जो 68,750 का नंबर है वो सेल वैल्यू है दोस्तों। अब सेल वैल्यू मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें प्रॉफिट भी है। और हमारा जो 10 अप्रैल का स्टॉक है 16,75,000, ये इन गुड्स का, ये जो गुड्स बेचे हुए हैं जिसकी सेल वैल्यू आपके पास है, इन गुड्स का कॉस्ट माइनस होने के बाद का ये स्टॉक है। सोचो मैं क्या बोल रहा हूं, जरा इसके ऊपर विचार करो। 16,75,000 का जो गुड्स हमारे पास पड़ा हुआ है, बेसिकली पहला प्रश्न ये है कि वो कॉस्ट है या सेलिंग प्राइस है? कॉस्ट। ये 16,75,000 कॉस्ट के गुड्स कौन से तारीख के दिन के हैं? कौन से तारीख के हैं? 10 अप्रैल 2020 के तारीख के दिन हमारे पास है। बोलो हाँ या ना। आप मुझे बस इतना बता दो, अगर 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में हमने 68,750 रुपीस के गुड्स बेचे हैं, तो ये 68,750 के गुड्स का कॉस्ट उस 1675 में है कि नहीं है? है कि नहीं है? नहीं है। बट क्या ये गुड्स आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में थे 31 मार्च के दिन? ये बेचे 1 अप्रैल के बाद है, इसका मतलब 31 मार्च के दिन ये गुड्स मेरे पास थे कि नहीं थे? तो मुझे इस 16,75,000 में ये गुड्स ऐड करके लेने पड़ेंगे। डू यू एग्री विद दिस? बट मैं ऐड करते समय 68,750 ऐड करूं या इन गुड्स का कॉस्ट ऐड करूं? सेलिंग प्राइस कैसे ऐड कर सकता हूं? सेलिंग प्राइस में तो प्रॉफिट छुपा होता है। और 31 मार्च को ये गुड्स मैंने अगर बेचे नहीं है तो मैं इसको सेलिंग प्राइस पे कभी स्टॉक नहीं दिखा सकता, क्योंकि इन्वेंट्री वैल्यूएशन का प्रिंसिपल क्या है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। एंड एनआरवी मतलब एक प्रकार से मार्केट प्राइस ही होता है, सेलिंग प्राइस ही होता है। डू यू ऑल एग्री विद दिस? अरे बोलो। तो इस गुड्स का कॉस्ट निकालना है मुझे, तो आगे जाके बोला है
प्रॉफिट मार्जिन बीइंग 33.33% ऑन कॉस्ट, तो कहना है मल्टीप्लाई 68,750 बाय 33.33%। सर पहले ही जिंदगी खराब है और इसमें आप ये सारी दुविधाएं क्यों देते हो? क्या ये दो नंबर में मल्टीप्लाई कर सकता हूं? यस और नो? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सर ये सेल वैल्यू है और पर प्रॉफिट का परसेंटेज ऑन कॉस्ट दिया है, तो क्या करूं अब? प्रॉफिट कैसे निकालू? सर वो परसेंटेज कन्वर्ट करके ले लो। 33.33% ऑन कॉस्ट मतलब हाउ मच ऑन सेलिंग प्राइस बताना है आपको। 33.33% ऑन कॉस्ट मतलब हाउ मच ऑन सेलिंग प्राइस। मुझे परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस चाहिए, नंबर नहीं चाहिए मुझे, प्रॉफिट नहीं चाहिए मुझे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन प्रॉफिट। 33% ऑन कॉस्ट मीन्स हाउ मच परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस? कुछ बोल रहे थे आप? 20? नहीं वो नंबर नहीं चाहिए मुझे। 22.89% ऑन कॉस्ट, on selling price 22.89% on selling price. Let's assume 100 rupees as cost. If cost is 100, profit कितना आएगा? 33.33। तो selling price कितना आएगा? 133.33। So profit is 33.33 on a selling price of 133.33। अरे ये आना चाहिए, 1000 बार चर्चा कर चुके हैं हम इसके ऊपर। 33.33 डिवाइडेड बाय 133.33, 25% ऑन सेलिंग प्राइस। सिंपल। पाटील, जाधव, हाँ सूरज राइट, आणि दुसरा पाटील कुठे आहे पता नहीं। हाँ सूरज जाधव, यू टेल मी व्हाट इज दिस? काय है? म्हणजे 33.33% ऑन कॉस्ट म्हणजे काय? मोठ्यानं म्हणजे काय? कसलं पर्सेंटेज दिलंय? प्रॉफिट मार्जिन पर्सेंटेज दिलंय म्हणजे काय? 33.33% म्हणजे काय? टक्के म्हणजे काय? टक्के सिंपल भाषेत समजावून सांगा ना मला। मी टीचर आहे असं समजू नका, मी स्टुडंट आहे असं समजा। एक्सप्लेन। आय एम नॉट गेटिंग दिस वर्ड। 33.33% ऑन कॉस्ट म्हणजे काय? बोलिए। व्हाट इज दिस? What is the meaning of this? 33.33% on cost means what? Explain. वही तो समझ में नहीं आ रहा ना, मतलब यही चीज आप घुमा फिरा के मुझे बता रहे हो। सिंपल भाषा में बताओ ना, परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज मीन्स कंपैरिजन विथ 100। ये बेसिक है, बेसिक। स्कूलों में अगर ऐसा पढ़ाया होता ना तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता, याद रख। स्कूल में क्या है? स्कूल में सब फालतूगिरी चलती है। परसेंटेज मतलब आज तक हमें समझा ही नहीं। परसेंटेज म्हणजे काय? It's a ratio expressed with 100 rupees, isn't it? शेकडा। अरे मराठी मीडियम वाले, परसेंटेज मतलब काय?
₹100 33.33चा प्रॉफिट संपलं. ₹100 काय आहे यामध्ये? कॉस्ट. अरे इट इज व्हेरी सिंपल. इफ दे आर टेलिंग यू दैट वी अर्न 33.33% ऑन कॉस्ट मीन्स व्हाट? ₹100 कॉस्ट का गुड से तो मैं 33.33 कमाता. छोटा बच्चा सेलिंग प्राइस निकाल पाएगा कितना है? ₹100 कॉस्ट, 33.33 प्रॉफिट, तो 133.33 सेलिंग होगा ना. तो अब मैं यही पूछ रहा हूं, मुझे प्रॉफिट का परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस बताओ. तो आपको करना क्या है, मैं 33.33 का प्रॉफिट कमाता हूं 133.33 के सेलिंग प्राइस पे. यानी इस बार मैं यही रेशियो में एक्सप्रेस कर रहा हूं 133.33% के, सॉरी 133.33 के सेलिंग प्राइस के ऊपर. तो सिंपल है, 33.33 रुपीज का प्रॉफिट कमाते हो ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ 133.33 इंटू 100 करो, मतलब परसेंटेज में मिल जाएगा. यानी मैं 25% ऑन सेलिंग प्राइस कमाता. यानी मेरी सेलिंग प्राइस अगर ₹100 है तो मैं ₹25 का प्रॉफिट कमाता. या फिर मेरी सेलिंग प्राइस 133.33 है तो 133.33 का 25% करके देख लो कैलकुलेटर पे. 133.33 का 25% करके देख लो कितना आता है. आ रहा है नहीं बराबर 33.33. एंड अगर 133.33 से प्रॉफिट हटाते हो 33.33 का तो कॉस्ट कितना आएगा? ₹100 आएगा. वही तो निकाल के मैंने ये निकाला था डेटा. आर यू गेटिंग दिस? इट इज वेरी वेरी सिंपल बच्चों, ये आपको आना चाहिए. देखो तो आज का होमवर्क ये कंसेप्ट पक्का करना है घर जाके. इसको मैंने लिख के दिया है कौन से चैप्टर में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में. जाके वो नोट दोबारा पढ़ लो क्योंकि हर क्वेश्चन में ये नोट आएगा. और आपको अभी भी नहीं आता है, आई एम शॉक्ड टू सी दिस. 2 मिनट में आपको बताना चाहिए था कि 25% ऑन सेलिंग प्राइस. क्या करना है, जो डेटा दिया है वो एज्यूम करना है. कॉस्ट का परसेंटेज दिया तो कॉस्ट एज्यूम कर लो ₹100 की. प्रॉफिट निकाल पाओगे? अरे ₹100 इंटू 33.33% यानी 33 रुपीज. तो ₹100 का कॉस्ट, 33 की प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? अब ऐड करना ये कॉमन सेंस है. अब क्या पढ़ा हूं मैं, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करना होता है, ये पढ़ा हूं. तब सेलिंग प्राइस बनती है. कुछ लोग लेस करके सेलिंग प्राइस निकालते हैं. ₹100 का कॉस्ट, 33.33 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस आएगी 75. चाइनीज कैलकुलेटर्स. समझ में आ रहा है क्या? कुछ लोगों को तो मैं क्या बड़बड़ करता हूं यही समझ जोन में नहीं होता है. कितनी तारीख को एग्जाम है? चलो आई होप यू गॉट दिस. 33.33% ऑन कॉस्ट मीन्स यहां पे लिख के रखूंगा मैं, दैट इज 25% ऑन सेलिंग प्राइस. मैं दोनों रेशियो, क्या ये दोनों रेशियो अलग अलग है? ऑफ कोर्स एक्सप्रेशन इज डिफरेंट बट आंसर प्रॉफिट जो आएगा वो बराबर आएगा या सेम ही आएगा या अलग अलग आएगा? सेम ही आएगा. लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि 33% से मल्टीप्लाई करना है तो कॉस्ट के ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, एंड 25% से मल्टीप्लाई करना है तो सेलिंग प्राइस के ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा. इज दिस क्लियर टू यू ऑल? बट प्रॉफिट का फिगर पक्का वही आएगा. यकीन नहीं आता तो चेक करके देख लो. मान लो मैं सेल वैल्यू देता हूं 1,00,000 की. ये क्या है? सेल वैल्यू. तो आप कितने परसेंट से मल्टीप्लाई करोगे? 25% ऑन सेलिंग प्राइस है ना, तो 25% से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आता है? 25,000. आर यू गेटिंग इट? तो 25,000 क्या है? प्रॉफिट है. अब दोस्तों 1,00,000 के सेलिंग प्राइस में अगर 25,000 का प्रॉफिट है तो 75,000 कॉस्ट आ गया. अगर मुझे कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट चेक करना है तो मल्टीप्लाई कर दो इसको 33.33% से. 75 का 33.33 यानी 1/3, 25,000 आ रहा है क्या बराबर? सेम प्रॉफिट. यानी डेटा जो है उसके हिसाब से रेशियो अप्लाई करना. अगर कॉस्ट का डेटा दिया तो 33.33% बोलना प्रॉफिट. अगर सेलिंग प्राइस का डेटा दिया तो 25% प्रॉफिट बोलना. 25% ऑन सेलिंग प्राइस, 33.33% ऑन कॉस्ट. बोथ विल गिव 25,000 एज प्रॉफिट. आपको इंस्टीट्यूट जानबूझ के क्या करता है, प्रॉफिट का रेशियो एक दे देता है और डेटा उल्टा वाला अवेलेबल होता है. तो हमें रेशियो को उल्टा करके लेना है. डू यू गेट इट? जैसे यहां पे देखो, देते समय इन्होंने सेलिंग प्राइस दिया है बट प्रॉफिट दिया है जानबूझ के ऑन
कॉस्ट। यहीं पे अगर मान लो ये 25% ऑन सेलिंग प्राइस लिखते तो क्या मरते क्या ये लोग? नहीं ना, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है ये लिखने में, इनको ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट करना है। तो आप कितने अवेयर हो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। नहीं तो कुछ बच्चे 68,750 इंटू 33.33 करके सॉल्व करके आते हैं। ये दो मल्टीप्लीकेशन हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है और ये कॉस्ट के ऊपर का परसेंटेज है। ये दोनों मल्टीप्लाई करना मतलब सुसाइड करने जैसा है, याद रखना। एनीवे यू हैव रिटन ओवर देयर 25% ऑन सेलिंग प्राइस। ये हर क्वेश्चन में आएगा बच्चों, जिनको समझ में नहीं आता है अगली बार मैं रुकूंगा नहीं, अगली बार मैं डायरेक्टली लिख के दूंगा, ऐसे बात खत्म। ओके, बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन दिस मेनी टाइम्स। आगे बढ़ता हूं। परचेसेस फॉर द नेक्स्ट ईयर included in the inventory amounted to rupees 90,000 at cost less trade discount 10%। तो दोस्तों 90,000 का अमाउंट जो है वो कॉस्ट है, उसमें से 10% का डिस्काउंट माइनस करना है। ये परचेस कब हुआ है? 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में। जरा ये दरवाजा बंद करो ना, तुम बैठो, लॉक करो, कड़ी लावून टाक। थैंक यू। अरे थैंक यू बोला मैंने। चलो आगे बढ़ो। क्या इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो आजकल? गुस्सा तो नहीं हो ना? सबकी शक्लें ऐसी सड़ी हुई क्यों है आज? आज थोड़ा बैठना पड़ा इसलिए? नहीं सर हम ऐसे ही दिखते हैं। आज इतने नाराज क्यों हो सब लोग? कंटाल है? बस करेगा संग करे बस। हे भगवान। चलो बस करायला सर आम्ही कधी पण तयार असते। एनीवे नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ये क्वेश्चन खत्म करके घर जाएंगे। Purchases for the next year included in the inventory amounted to rupees 90,000 at cost less discount of 10%। तो दोस्तों 90,000 रुपए का कॉस्ट है, उसमें से 10% डिस्काउंट मिला था, मतलब गुड्स हमने खरीदे कितने में थे? 90,000 माइनस 10%। कितना डिफिकल्ट कैलकुलेशन है। 81,000 में खरीदे थे, इज इट राइट? कौन से पीरियड में खरीदे थे? 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में। हमारे पास स्टॉक कौन सी तारीख का है? 10 अप्रैल का। तो अगर 1 से 10 के बीच में ये खरीदे हैं और हमारे गोडाउन में आके पहुंचे हैं तो 10 तारीख के स्टॉक में ये इंक्लूडेड है क्या? मैं कैसे सोचता हूं जरा देख लो बच्चों, हमारे पास 10 तारीख का फिगर है, याद रखना क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 10 तारीख का है। तो गोडाउन में गुड्स अंदर आते हैं परचेस करने के बाद, सेल करने के बाद गुड्स गोडाउन से बाहर चले जाते हैं। हमें 31 मार्च का स्टॉक निकालना है। हमारे पास 10 अप्रैल का स्टॉक है। 10 अप्रैल के स्टॉक में पहले ये गुड्स है क्या? 81,000 रुपीज के गुड्स है क्या? है। क्या 31 मार्च को ये गुड्स थे? नो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। जैसे सेल्स अपने ऐड किया वैसे परचेसेस लेस करना पड़ेगा। और लेस करते समय 90,000 लेस करोगे 81,000? ऑब्वियसली 81,000, क्योंकि हमने ट्रांजैक्शन 81,000 से ही रिकॉर्ड किया होगा ना। कॉस्ट कितना है हमारे लिए? ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट क्या है? बुक्स में कभी रिकॉर्ड नहीं होता है। परचेस की एंट्री करते समय हम लोग कौन से अमाउंट से एंट्री करते हैं? 81,000 से। इट इज नॉट अ कैश डिस्काउंट, इट इज अ ट्रेड डिस्काउंट। फाइन। ड्यूरिंग दिस पीरियड तो परचेस लेस करना है, सेल्स ऐड करना है। ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स वेर एडेड टू द इन्वेंट्री एट मार्कअप प्राइस ऑफ ₹3,000 in respect of sales return। during this period goods were added, during this period मतलब which period? 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के पीरियड में goods were added to the inventory at a markup price of ₹3,000 in respect of sales return। markup price मतलब सेल वैल्यू, markup price मतलब सेल वैल्यू। तो दोस्तों
सेल्स रिटर्न सेल वैल्यू पे ही रिकॉर्ड होगा ना, समझे कि नहीं समझे? हाँ, बट हमारा जो 16,75,000 का नंबर है, क्या इसमें ये गुड्स इंक्लूडेड है? 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में सेल्स रिटर्न हुआ है, मतलब गुड्स अंदर आए या बाहर गए? अंदर आए गोडाउन में। तो 10 अप्रैल को वो गुड्स हमारे पास थे क्या? अरे बोलो ना। थे 10 अप्रैल को वो गुड्स हमारे पास थे। तो जब हमने स्टॉक काउंट किया, उसका क्या निकाल के रखा है हमने? कॉस्ट निकाल के रखा है। तो ये 16,75,000 क्या है? कॉस्ट। इसमें इन गुड्स की कॉस्ट है क्या, जो सेल्स रिटर्न करके आए हैं? यस है। लेकिन क्या है, कॉस्ट है या सेलिंग प्राइस है? कॉस्ट है या सेलिंग प्राइस है? अरे कॉस्ट है, कॉस्ट। यही पे तो मामला गलत होता है ना। ये बोला है ना क्लियर कट, ये कॉस्ट है। ये जानबूझ के आपको क्या दे रहे हैं यहाँ पे उल्लू बनाने के लिए? सेलिंग प्राइस दे रहे हैं। और आपको पता है प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है? 25% ऑन। तो इन 3,000 में से पहले प्रॉफिट हटाओ, और वो चीज आपको क्या करनी है? ऐड करनी है, लेस करनी है? क्या झंझट है यार। ऐड करनी है, लेस करनी है? क्यों लेस करनी है? क्योंकि सर ये 10 अप्रैल को मेरे पास गुड्स है, क्या 31 मार्च को ये गुड्स मेरे पास थे? ये रिटर्न कब आया? 1 अप्रैल के बाद, यानी 31 के दिन ये गुड्स मेरे पास नहीं थे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लेस। अभी मस्त समझ में आएगा, क्योंकि मैं समझा रहा हूं। बाद में ये दिमाग खुद को चलाना है। एंड इट इज अ वेरी वेरी इजी चैप्टर इफ यू अंडरस्टैंड इट। आप लोगों को क्या इंटरप्रिटेशन चल रहा है मेरे दिमाग में? आपके दिमाग में क्या चल रहा है मैं बताता हूं ना। आप लोग बोल रहे हो कि सर यहाँ पे तो लिखा है कि एडेड टू द इन्वेंट्री एट मार्कअप प्राइस। दोस्तों बेसिक्स नहीं भूलने। हम स्टॉक वैल्यूएशन करते कैसे? गोडाउन में जाते हैं, क्वांटिटी निकालते हैं, और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं कॉस्ट से। और यहाँ पे 75,00,000 16,75,000 कॉस्ट क्लियर कट बोला है। तो अगर ये कॉस्ट है, तो इसमें 3,000 सेलिंग वैल्यू वाला आइटम कैसे ऐड करेंगे बीच में? मतलब बाकी सारी चीजें कॉस्ट पे लोगे, और ये एक ही गुड्स है जो 3,000 रुपए का सेलिंग वैल्यू लोगे। हमें पता भी नहीं है कि कौन से गुड्स वापस आए। हमने गोडाउन में जितने भी गुड्स है उन सभी का कॉस्ट निकाल के लिखा है। आर यू गेटिंग इट? तो ये जानबूझ के आपको क्या बता रहे हैं? सेलिंग प्राइस पे बता रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट करके ही लेना है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? तो ये क्या करेंगे? लेस करेंगे। आगे बढ़ता हूं। After inventory taking, it was found that there were certain very old slow moving items of 11,250 which should be taken at 5250 to ensure the disposal to an interested customer। मतलब दोस्तों, हमारे जो इन्वेंट्री में गुड्स है ना, 11,250 कॉस्ट के गुड्स ऐसे है जो लोग खरीदने के लिए तैयार है 5250 में। तो दोस्तों 5250 क्या हुआ? एनआरवी हुआ, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। बेचा नहीं है। 31 मार्च के दिन ये गुड्स हमारे गोडाउन में है। वेरी स्लो, वेरी ओल्ड स्लो मूविंग आइटम्स मतलब क्या? 10 अप्रैल के दिन भी मेरे पास है। इसको खरीदा कब होगा? वेरी ओल्ड स्लो मूविंग आइटम्स मतलब इसको पिछले साल में खरीदा होगा हमने। जनरली जो 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए अपने गोडाउन में रहते हैं उनको स्लो मूविंग आइटम बोला जाता है। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है क्या? तो ये खरीदे लॉन्ग बैक, 10 अप्रैल को भी मेरे पास थे, और इसकी मार्केट वैल्यू करंट कितनी है? 5250। अब इन्वेंट्री के कॉस्ट है 11,250, मतलब इस 16,75,000 में 11,250 इंक्लूडेड है। ये ऐड भी नहीं करना है, लेस भी नहीं करना है, ये ऑलरेडी गुड्स है उसमें, और 31 तारीख को भी थे। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है? इसकी एनआरवी कम है। तो हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का प्रिंसिपल क्या बोलता है? कॉस्ट और एनआरवी विचेवर इज लोअर पे दिखाओ ये पर्टिकुलर आइटम। तो 11,250 वर्सेस 5250, बाकी की इन्वेंट्री आप कॉस्ट पे दिखाओ चलेगा। लेकिन ये आइटम अगर इसकी एनआरवी कम है तो एनआरवी कम करके दिखाएंगे, एनआरवी पे लाके छोड़ देंगे। तो कितने का लॉस माइनस करना पड़ेगा? 6,000 रुपीज माइनस करने पड़ेंगे इन्वेंट्री में से।
तो क्या 6,000 का नुकसान हुआ? नो, फिर भी नुकसान दिखाओ। कौन सा कंसेप्ट? कॉन्जर्वेटिज्म कंसेप्ट। क्लियर है क्या दोस्तों? आराम से जाएंगे, कोई गड़बड़ नहीं है। चलो आगे बढ़ता हूं। ड्यू टू हेवी फ्लड, certain goods costing rupees 15,500 were received from the supplier beyond the delivery date of customer। ये कौन से पीरियड में हुआ? 1 तारीख के 10 तारीख के बीच में हुआ या पहले ही कभी हो चुका ही है? ये क्लियर कट नहीं बताया। आर यू गेटिंग इट? तो हम ऐसा मानेंगे कि ये पहले ही हुआ है, मतलब हमारे पास गुड्स तो पहुंचे हैं बट वो लेट डिलीवर किए सप्लायर ने। एज ए रिजल्ट द कस्टमर रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी एंड द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द गुड्स was estimated to be 12,500 on 31st मार्च। यानी 31st मार्च के पहले ही ये सब हुआ है। क्या बात समझे? देखो दोस्तों, मेरे एक कस्टमर ने मुझे गुड्स मांगे थे, तो मैं मेरे सप्लायर से खरीद रहा हूँ। सप्लायर ने डिलीवरी मेरे को लेट दी और मैंने कस्टमर को जो प्रॉमिस दिया था उस टाइम में मैंने वो गुड्स डिलीवर नहीं किए। कस्टमर गुस्सा होकर बोलता है कि मैं ये खरीदूंगा ही नहीं, जाओ, मेरे को नहीं चाहिए। अब और ये गुड्स कोई दूसरा खरीदने के लिए तैयार नहीं है उस अमाउंट पे। 15,500 में मैंने खरीदे है, लेकिन आज इसको लोग खरीदना चाहते हैं कितने में? 12,500 में। यानी ये भी एक प्रकार का एनआरवी का एडजस्टमेंट है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। सो दिस इज अ मिक्स क्वेश्चन ऑफ स्टॉक टेकिंग एज वेल एज वैल्यूएशन। ओके, तो पहले 3 एडजस्टमेंट स्टॉक टेकिंग से जुड़े हुए हैं। यानी आपको 10 अप्रैल का स्टॉक कन्वर्ट करना है 31 मार्च के स्टॉक में, और एक बार आपको 31 मार्च का स्टॉक मिला तो फिर ये 2 लॉसेस आपको रिकॉर्ड करना है, एनआरवी कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर वाले। तो यहाँ पे इन्वेंट्री कितने से कम करोगे? 3,000 रुपए से। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फॉर इंक्लूजन इन द फाइनल अकाउंट्स ऑन 31st मार्च करो वहां पे, ऑन 31st मार्च 2020। चलो, shall we solve this question? Write down calculation of inventory as on 31st March 2020। particulars rupees। point number A, value of inventory as on 10th April at cost 16,75,000। ये जो क्वेश्चन में दिया है वो बीआरएस की तरह प्रेजेंटेशन, पर्टिकुलर्स राइट हैंड साइड 1 कॉलम रुपीस। पॉइंट नंबर बी, add cost of goods sold from 1/4/20 to 10/4/20। सेल वैल्यू कितनी है उन गुड्स की? सेल वैल्यू 68,750 लेस प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 25%।
अब आपको प्रश्न पड़ेगा कि मैंने 25% क्यों लिया. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट, राइट. So that comes to 17,000. कितना आता है? 68,750 into 25%. 17,188. सही है ना? So this comes to 51,562. सही है क्या दोस्तों? तो ये ऐड क्यों किया 51,000? सबसे पहला ये ऐड क्यों किया मैंने? क्योंकि सर 10 तारीख के दिन ये गुड्स हमारे स्टॉक में नहीं थे. 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में ये सेल हुआ है. इसका अर्थ 10 तारीख को ये गुड्स हमारे पास नहीं थे. बट 31 तारीख को थे क्या? दिमाग लगाओ ना यार. 10 तारीख जब मैंने स्टॉक काउंटिंग किया तब ये गुड्स नहीं होंगे ना, क्योंकि उसके पहले ये गुड्स गोडाउन से. बट 31 तारीख के दिन ये होने चाहिए थे कि नहीं? यस. तो इसीलिए हमें 31 तारीख का स्टॉक निकालना, तो ये ऐड करना पड़ेगा. लेकिन ऐड करते समय सेलिंग वैल्यू ऐड करूं या कॉस्ट? कॉस्ट ऐड करना पड़ेगा. कॉमन सेंस, इसीलिए मैंने कॉस्ट ऐड कर दिया. सिंपल है. पॉइंट नंबर सी. अब जैसे सेल आपने ऐड करके लिया, वैसे 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम 1st April 20 to 10th April 20. $90,000 परचेस की वैल्यू थी, जिसमें से 10% का तो ट्रेड डिस्काउंट है, तो उसकी कॉस्ट 81,000 है जो हमें ऐड करनी है. डू यू ऑल गेट दिस माय फ्रेंड्स? एक लाइन ब्लैंक छोड़ना है, पॉइंट नंबर डी लिखना है. एक लाइन ब्लैंक छोड़ना है, पॉइंट नंबर डी लिखना है. अब एक ही आइटम बाकी है. कौन सा? सेल्स रिटर्न. ये भी लेस करना था ना हमें. सेल्स रिटर्न लेस क्यों करना है? क्योंकि वो सेल्स रिटर्न 1 तारीख के 10 तारीख के बीच में, मतलब वो हमारे स्टॉक में है, लेकिन 31 मार्च को वो हमारे स्टॉक में नहीं था. अभी के स्टॉक में है, 10 अप्रैल के स्टॉक में है, क्योंकि 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में ये गुड्स सेल्स रिटर्न होके आए हैं. तो हमें ये सेल्स रिटर्न, अप्रैल का सेल्स रिटर्न आप मार्च में रिकॉर्ड करोगे क्या? नहीं ना, अप्रैल में सेल्स रिटर्न हुआ है. तो 31 मार्च के दिन ये गुड्स हमारे गोडाउन में थे क्या? थे क्या? ध्यान से सुनो. रिटर्न कब आया? 1 अप्रैल के बाद. मैं क्या पूछ रहा हूं, 31 मार्च के दिन ये गुड्स हमारे गोडाउन में थे क्या? रिटर्न कब आया? 1 अप्रैल के बाद. यानी गुड्स गोडाउन में आए कब? अंदर चलते 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 कब आए? 1 अप्रैल 20 के बाद आए ना गुड्स. अरे बोलो. तो मैं पूछ रहा हूं कि 31 मार्च 20 को गुड्स थे क्या? समझ में आया? मेरे मन के शांति के लिए नहीं बोलना है हाँ करके. सच में समझ में आया? तारीख देखो, तारीख 1 अप्रैल 2020 के बाद आए ना. जो चीज 1 अप्रैल 2020 के बाद आती है गोडाउन में, वो 31 मार्च को मेरे पास कैसे हो सकती है? अरे समझ में आया क्या? इट्स वेरी सिंपल. अभी हमारे पास स्टॉक कौन सा है? हमने कौन से स्टॉक से शुरुआत की है? 10 अप्रैल के स्टॉक से शुरुआत की है. अब मैं पूछ रहा हूं कि 10 अप्रैल के स्टॉक में ये है क्या गुड्स? आप इसका आंसर दे रहे थे. 10 अप्रैल के स्टॉक में ये गुड्स की वैल्यू है. अब मैं वही सवाल फिर से पूछ रहा हूं, क्या 31 मार्च के दिन ये गुड्स हमारे पास थे क्या? तो 10 अप्रैल के वैल्यू में से ये निकाल फेंकने हैं, इसलिए लेस करना है. अरे बोलो. तो लेस कर दो. और इसमें वो ऐसा ऐसा नहीं चलेगा एडलेस, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है. नहीं तो आप बोलोगे सर ऐसा ऐसा कोई जुगाड़ सिखा दो.
यहाँ पे दिमाग ही लगाना है, सिंपल है। अगर उतना इजी होता तो मैं पहले ही पढ़ा था फिर। ठीक है ना, क्योंकि क्या है, मैं पहले स्टॉक भी ले सकता हूँ ना, तो ये ऐसा ऐसा उल्टा हो जाता है। मैं 25 तारीख को भी स्टॉक काउंटिंग कर सकता हूँ। मैंने जैसे 10 अप्रैल को स्टॉक काउंटिंग किया, वैसे मैं 20 मार्च को भी स्टॉक ले सकता हूँ, तो ये सारी चीजें उल्टी हो जाएगी फिर, तो वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इससे अच्छा जरा दिमाग शांत करो, सोचो समझो और लिखो। एंड इट्स नॉट अ बिग डील, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस। दिमाग बस ठंडा रखो, हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं और हमें क्या कैलकुलेट करना है हमें, वो बस देखना है। और उसमें ये प्रॉफिट वाली बातें सिर्फ घुसा देते हैं बीच में, प्रॉफिट निकाल के कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो ना। हाँ जी, तो लिखेंगे लेस सेल्स रिटर्न ड्यूरिंग 1/4/20 to 10/4/20। हाँ जी दोस्तों, बोलो। सेल वैल्यू कितनी है उसकी? सेल वैल्यू 3,000 रुपए, लेस मार्कअप यानी प्रॉफिट। कितना कमाते हैं हम लोग? 25% ऑन सेल्स, तो 3,000 का 25%, 750। 2250, इज इट राइट? इसको एक हैशटैग करो 2250 को, सॉरी, सेल वैल्यू के 3,000 को एक हैशटैग करो। हैश का नोट ऊपर मार्जिन में जाके लिखो, यहाँ पे मार्जिन है ना, यहाँ पे जाके लिखो हैश का नोट। क्या लिखेंगे? यू कैन डिडक्ट दिस सेल वैल्यू, सॉरी, सेल्स रिटर्न फ्रॉम सेल अमाउंट ऑफ पॉइंट नंबर ए या बी? बी। मतलब इंस्टेड ऑफ शोइंग इट एज अ सेपरेट आइटम, हम उसको सेल्स में से ही कम करते तो ऑटोमेटिक इफेक्ट हो जाता। बट हमें सेपरेट करना पसंद है, क्योंकि वो समझ में नहीं आता है नेटिंग करना। मतलब आप सेल यहाँ पे 68,750 मत लो, 68,750 माइनस ये ऐड हो रहा है और वो माइनस हो रहा है, वो नेट करके ही दिखाओ ना। समझ में आया क्या? तो सेल वैल्यू में यहाँ पे 65,750 लेता तो काम ही खत्म हो जाता। घर जाके करके देख लो। ओके, क्या है, कभी कभार वैसा वाला प्रेजेंटेशन भी यूज किया तो बच्चे टेंशन में आ जाते कि सर ने ये ऐसा कैसे पढ़ाया। इफेक्ट इज सेम, एक ऐड कर रहा हूँ एक लेस कर रहा हूँ, दोनों नेट करके भी दिखा सकता हूँ ना। अरे बोलो। अब ये 3 एडजस्टमेंट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st March 2020। चलो, 16,75,000 प्लस 51,562 प्लस, सॉरी, माइनस 81,000 माइनस 2250, 16,43,312, इज इट राइट? ओके, डन। अब यहाँ पे लिखेंगे सेपरेट टेबल में कैलकुलेशन ऑफ एनआरवी
ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, लिखेंगे टोटल कॉस्ट 16,43,312। इज इट राइट? पिस पिस मत करो, यस बोलो। ये क्या है? इज इट राइट? क्या टोटल कॉस्ट कितना है? 16,43,312। हाँ, ये हर बैच में होती है ऐसे नालायक करते थे। तो क्या मांजर आले? ए बच्चे ध्यान दो रे, टोटल कॉस्ट है 16,43,312। ओके, जिसमें से स्लो मूविंग आइटम का कॉस्ट कितना है? कॉस्ट कितना है? 11,250। बराबर है क्या? जिसका एनआरवी कितना है? 5250। ऐसे ही प्रेजेंटेशन करो, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत आसान है। इंस्टीट्यूट ने बाय द वे क्या किया है, 6,000 का लॉस माइनस करके दिखाया। आर यू गेटिंग इट? वैल्यूड एट 5250। डू यू गेट इट माय फ्रेंड्स? विचेवर इज लोअर वाला प्रिंसिपल चाहिए तो लिख के रखो, विचेवर इज, यहाँ पे एरो करके लिख के रखो, विचेवर इज लोअर। अच्छे से लिखना, विचेवर इज लोअर, यहाँ पे लिख के रखो विचेवर इज लोअर, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अरे बोलो ना। हाँ, स्लो मूविंग आइटम का हो गया। गुड्स डिलीवर्ड लेट, इसका कॉस्ट कितना है? 15,500। एनआरवी कितनी है? 12,500। तो ये भी वैल्यूड एट 12,500 हो जाएंगे। आर यू गेटिंग इट? एंड तीसरी कैटेगरी कौन सी है? बैलेंस गुड्स। बैलेंस मतलब ये दोनों माइनस करके कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितना है दोस्तों? 16,43,312 माइनस 11,250 माइनस 15,500। तो बैलेंस कॉस्ट कितना रहेगा? 16,16,562। बैलेंस मतलब समझ में आता है ना? टोटल माइनस 11,250 माइनस 15,500, ये दोनों को सेपरेट किया मैंने, तो बचे हुए गुड्स का कॉस्ट कितना है? 16,16,562। इज एवरीवन गेटिंग दिस? सिंपल है, फाइन। इसका एनआरवी कितना है? नॉट अवेलेबल। समझे क्या? तो ये गुड्स वैल्यू कितने पे होंगे? 0। कॉस्ट पे ही वैल्यू करने पड़ेंगे। अरे बोलो ना, 16,60,000 16,562। सही है क्या? अब इन तीनों की टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31st March 20, 5250 प्लस 12,500 प्लस 16,16,562।
कितना आता है 16,34,312। आई होप आपको समझ में आ रहा है। एक काम करता है, ये समझ में नहीं आया तो ये प्रेजेंटेशन देख लो। और अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन, अल्टरनेटिवली, और अल्टरनेटिवली रुपीस। पॉइंट नंबर ए, कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑन 31st मार्च 2020 कितना है कॉस्ट 16,43,310। पॉइंट नंबर बी, लेस adjustments on account of NRV being lower than cost, जिसमें नंबर 1 है स्लो मूविंग आइटम। दोस्तों जरा कॉमन सेंस अप्लाई करके मुझे बता देना, ये जो 16,43,310 नंबर मैंने कैलकुलेट किया है उसमें स्लो मूविंग आइटम का कॉस्ट इंक्लूडेड है क्या? कितने रुपए का कॉस्ट इंक्लूडेड है? 11,250 का कॉस्ट इंक्लूडेड है। अब ये दरअसल में बेचने जाऊं तो कितने आ सकते हैं 5250, यानी रूल के अनुसार ये 5250 पे इन्वेंट्री में दिखने चाहिए, बट हम कितने पे दिखा रहे हैं 11,250। अब 11,250 की चीज 5,250 पे लानी है तो 6,000 माइनस करने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पे 6,000 माइनस करूंगा। चाहिए तो आप यहाँ पे दिखा दो 11,250 माइनस 5250। लेस क्यों किया समझ में आया क्या? क्योंकि 11,250 उसमें है, अब उसको लाना है 5,250 पे, तो 6,000 कम करने पड़ेंगे ना। ये लेस क्यों किया बच्चों को समझ में नहीं आता है, वो ऊपर वाला मेथड यूज करो, तीनों को सेपरेट करो, तीन प्रकार की इन्वेंट्री समझो, कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर, तो एनआरवी ले लो, एनआरवी ले लो, कॉस्ट ले लो, ऐड कर दो, यही नंबर आएगा। ठीक है, एंड दूसरा आइटम कौन सा है? डिले इन डिलीवरी वाला, बराबर है ना? डिले इन डिलीवरी जिसकी कॉस्ट कितनी है 15,500, यानी आपके ऊपर वाले नंबर में 15,500 है, लेकिन आज इसको बेचना जाओ तो 12,500 ही आते हैं, तो 12,500 ही रखो इन्वेंट्री में, कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर, तो 12,500 रहने चाहिए, बट 15,500 ले चुका हूं मैं ऑलरेडी, तो कितने से कम करूंगा 3,000 से कम करूंगा, तो ये दो आइटम लेस होते हैं। तो अब मैं कॉस्ट नहीं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31st मार्च 20। $16,25,312। समझे क्या? अरे मैंने ऐड किया क्या, कुछ तो गड़बड़ कर दी क्या? 16,43 नहीं है, ये 43 है। ये कितना आता है 16,34,312। ऊपर भी गलत किया, कितना ही है 312 है क्या? अच्छा ठीक है ना, बराबर है ना? दोनों मेथड से मैंने एक्सप्लेन किया है, अब इससे ज्यादा क्या एक्सप्लेन करूं? एनी डाउट इन दिस? समझ में आया आपको? सेकेंड थिंग इज डिफरेंट माय फ्रेंड्स, कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर इज डिफरेंट, एंड पहला पार्ट अलग था। पहला पार्ट जो 3 एडजस्टमेंट किए ना पहली वर्किंग नोट क्लोज की, वो अलग चीज है, और ये कॉस्ट और एनआरवी वाली चीज अलग है।
ठीक है, बस यहाँ पे रुक जाते हैं, बचे हुए क्वेश्चन कल के लेक्चर में करेंगे। ठीक है।